नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका स्वागत है। आज की डिबेट जो है ये केवल वेतन पर नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था बनाम असंतोष की जो सीधी टक्कर इस समय हमारे मुल्क में चल रही है उस पर है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन को मंजूरी तो दे दी, लेकिन कब? नोएडा में उग्र प्रदर्शन हुआ, आगजनी हुई और हिंसा की बात। अब सवाल यह है कि क्या सरकार दबाव में झुकी या एक जरूरी सुधार था जो बहुत देरी से आया। सवाल बेहद सीधा है कि अगर मजदूरों की मांग जायज थी तो फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया, और अगर यह हिंसा थी, यह साजिशन की गई है, तो जैसा कि मंत्री अनिल राजभर कह रहे हैं, तो फिर सरकार उसके दबाव में झुककर यह फैसला आखिर क्यों लिया। औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या हर बार दोषारोपण से हकीकत बदल जाती है? क्या जमीनी गुस्सा सिर्फ राजनीति की एक स्क्रिप्ट है, या यह उस सिस्टम की देन है जहां मजदूर आखिरी कतार में खड़ा है? गाड़ियां जली, फैक्ट्रियां बंद हुई और अब हाई अलर्ट है पूरे एनसीआर में। लेकिन असली अलर्ट किसे होना चाहिए? सरकार को, सिस्टम को, या उस मॉडल को जो विकास के नाम पर असंतोष को दबा रहा है? क्योंकि आरोप यही है। आज की सीधी बहस में सीधा सवाल लेंगे हम। यह फैसला सुधार है या डर? मजदूरों की जीत है या फिर सरकार की मजबूरी? प्राइम टाइम प्रहार में आज इसी पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बयान सुनवाते हैं। उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगी और हाई पावर्ड कमेटी का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि श्रमिकों की जो सबसे प्रमुख मांग थी वेतन बढ़ोतरी की, उसे मान लिया गया है। एंड इसके साथ साथ और भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि श्रमिकों का जो वेतन है वो 10 तारीख से पहले खाते में एक मुश्त पहुंचे। इसके साथ साथ जो बोनस है वो सालाना नवंबर से पहले मिले। इसके साथ साथ अगर ओवर टाइम काम किया जा रहा है उसके लिए भी डबल वेतन दिया जाएगा। अगर साप्ताहिक छुट्टी पे काम किया जाएगा उसके लिए भी डबल वेतन दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो यौन उत्पीड़न समितियां हर जगह गठित करी जाएंगी, महिलाएं इनके अध्यक्ष रहेंगी, और इन सब का जो नोटिस बोर्ड है उस पर चस्पा किया जाएगा कि कौन है, कहां आप शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ साथ शिकायत पेटियां भी रहेंगी। इसके अलावा भी अगर कोई भी शिकायत किसी भी श्रमिक भाई बंधुओं की है तो हमेशा प्रशासन भी साथ में है, शासन भी साथ में है, कलेक्ट्रेट के भी दरवाजे खुले हैं। मगर सभी से मेरी ये अपील है दैट वायलेंस इज नॉट द आंसर। सभी से मेरा अनुरोध है कि गौतम बुद्ध नगर की शांति व्यवस्था को मेंटेन रखा जाए, सौहार्दपूर्ण रूप से अपनी बात को रखा जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद कि इस प्रमुख मांग को जो है मान लिया गया है। आप ग्रेटर नोएडा की डीएम मेधा रूपम को भी सुन रहे थे, जिन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जो हिंसा है किसी भी समस्या का समाधान कतई नहीं हो सकती। लेकिन आपको की ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि अब तक क्या हुआ। 1 अप्रैल 2026 को क्या हुआ, किसे कितना मिला, आप समझिए। जो क्षेत्र हैं वो नोएडा और गाजियाबाद। श्रमिकों के जो प्रकार हैं वो अकुशल है, अर्धकुशल है और कुशल है। वर्तमान जो वेतन है जो अकुशल है उनको 11,313 रुपए मिलता था। सरकार ने इसमें बढ़ोतरी कर दी। सरकार ने अब 13,690 रुपए कर दिया। यानी नोएडा और गाजियाबाद में अगर कोई अकुशल मजदूर है तो उसे 13,690 रुपए से कम नहीं मिलेगा। अर्धकुशल है यानी जिसे थोड़ा काम आता है, शुरुआत में उसे 12,445 रुपए मिलते थे जो वर्तमान वेतन है। अब वो बढ़कर 15,559 रुपए हो गए हैं। जो कुशल है यानी जो ट्रेंड वर्कर है उसे 13,940 मिलते थे पहले, लेकिन अब जो नई दरें सरकार ने तय की हैं वो 16,886 रुपए की है। अब क्षेत्रों की बात करते हैं दूसरे,
नगर निगम वाले अन्य क्षेत्र जो हैं, यानी एनसीआर से अपार्ट जो क्षेत्र हैं, अकुशल को पहले 11,313, अब 13,006 रुपया। अर्धकुशल को 12,445 पहले मिलते थे, अब 14,306। कुशल को 13,940, अब 16,025 रुपए। तो तकरीबन 1,500 से लेकर 2,000 प्रति महीने की बढ़ोतरी जो है वो सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया उसमें की गई। लेकिन पिछले 3 दिनों में क्या कुछ हुआ? आखिर सरकार को ये वेतन में बढ़ोतरी का आदेश जारी करना क्यों पड़ा? अब इसको आपको एलईडी ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं ये। लेकिन बाकी जिलों की भी आप समझ लीजिए कि अकुशल को 11,313 मिलते थे, अब 12,336, अर्धकुशल को 12,445, 13,591 और कुशल को 13,940 और अब 15,224 रुपए मिलते थे। ठीक है, अब आपको हम यह समझाना चाहते हैं कि आखिर पिछले 3 दिनों में क्या कुछ हुआ, कैसे परिस्थितियों ने बहुत तेजी से मोड़ लिया। अब समझिए कि 10 और 11 अप्रैल को होजरी कॉम्प्लेक्स, सूरजपुर दादरी रोड पर वर्करों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन एक नहीं 3 दिनों तक चला। पुलिस के लाठीचार्ज से जो तनाव था वो और ज्यादा बढ़ गया, यानी 3 दिनों के प्रदर्शन के बाद यह लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद मामला लखनऊ तक जा पहुंचा, क्योंकि नोएडा में लाठीचार्ज हुआ और इसकी गूंज लखनऊ में सुनाई दी। अगला ग्राफिक्स, सीएम योगी ने 24 घंटे में मामला सुलझाने के आदेश दे दिए। यानी जब यह प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसके कुछ ही समय के बाद सीएम योगी ने कहा कि 24 घंटे में मामला सुलझा दो। कंपनी मालिकों के साथ नोएडा डीएम, श्रम विभाग अधिकारियों की एक बैठक हुई और इस बैठक में यह तय किया गया कि कितना मिनिमम वेजेस इनके बढ़ाए जा सकते हैं। 12 अप्रैल को प्रशासन ने कंपनियों को एक सख्त निर्देश जो है वो जारी कर दिया। श्रम कानून के नियम का पालन करने को कहा और यह अनिवार्य तौर पर इनको पालन करना ही होगा। कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने के निर्देश दिए गए हैं, यानी टाइमली कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी। आश्वासनों से फैक्ट्री वर्कर संतुष्ट नहीं हुए। जो कुछ कहा गया उससे फैक्ट्री वर्कर जो थे वो संतुष्ट नहीं हुए। यह 13 अप्रैल की घटना है। उसी समय सैलरी बढ़ाने को लेकर कोई ठोस फैसला जो था वो निकल नहीं पाया। उम्मीद यह थी कि एक ठोस हल निकलेगा, लेकिन वो ठोस फैसला निकला नहीं। सोमवार सुबह हजारों वर्कर जो थे वो सड़क पर उतर आए। उनके सब्र का बांध जो था वो टूट चुका था। सीएम योगी ने 14 अप्रैल को अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद थे। श्रमिकों की सैलरी में 3,000 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो की गई है। श्रमिक जो थे वो 20,000 की सैलरी की मांग पर अड़े हुए थे। हालांकि कई जगहों पर यह भी चला कि श्रमिकों की संख्या की सैलरी 20,000 होगी, जो भ्रामक थी। लेकिन चूंकि ये कर्मचारी 20,000 की सैलरी पर अड़े हुए थे, लेकिन एक बीच का रास्ता जो था वो सरकार की तरफ से निकाला गया। अब समझिए कि आज के सवाल क्या है जिन पर अब खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। अगर वेतन बढ़ाना जरूरी था तो फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया? पहला सवाल यही है कि अगर जरूरी था तो फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया। दूसरा सवाल कि क्या यह सुधार है या फिर डैमेज कंट्रोल का एक क्लासिक केस है कि किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया गया। और तीसरा, क्या हर विरोध को साजिश बताना सरकार के कुछ मंत्रियों की आदत बनती जा रही है क्या? इन्हीं 3 सवालों पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। सीधे अपने मेहमानों के पास चलते हैं जिनसे इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनिल उपाध्याय जी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय मजदूर संघ के। हमारे साथ योगेश कुमार हैं, प्रदेश महामंत्री हैं संविदा आउटसोर्सिंग कार्मिक संघ के। हमारे साथ एडवोकेट विवेक पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के।
हमारे साथ डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत मोहन हैं जो लखनऊ से हमारे लिए रिपोर्टिंग करते हैं और अच्छी पकड़ सरकार में है। पुनीत, सबसे पहला सवाल आप ही से होगा, अगर मजदूर अपने हक के लिए सड़कों पर उतर जाए और यह कहे कि मुझे मेरे काम का समय पर भुगतान किया जाए, वो ये कहे कि जो मैं काम करता हूं उस हिसाब से हमें पैसा दिया जाए, तो श्रम मंत्री को उसमें साजिश नजर आ रही है। क्या किसी भी तरह का आंदोलन सरकार क्या केवल यह कह के नकार देगी क्या कि यह सब कुछ साजिश हो रही है, पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है? पुनीत, आपको आवाज आ रही है? पुनीत के पास आवाज नहीं जा रही है। लेकिन हरगोविंद जी, सवाल बड़ा सीधा सा है जो सवाल मैं पुनीत से ले रहा हूं। ठीक है, मैं हरगोविंद जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले अनिल उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। अनिल जी, जो सवाल मैं पुनीत से कर रहा था कि हर हक की लड़ाई को साजिश करार दे देना, टूल किट चल रहा है जी, क्या यह वाकई ये सही है? और दूसरी बात कि मांग एक लंबे समय से चल रही थी, वो मांग सरकार ने मांग ली, अब क्यों आंदोलन, अब क्यों सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं? अनिल उपाध्याय जी। हाँ जी, आ रही है जी, जवाब दीजिएगा प्लीज। जी, बोलिए। अपनी बात को रखिएगा कि सरकार ने बात मान ली। सवाल करिए। सरकार ने बात मान ली अनिल उपाध्याय जी। नेटवर्क इशू है कुछ इनकी तरफ से। अनिल उपाध्याय जी, आपको आवाज शायद नहीं जा रही है। चैनल की तरफ से नेटवर्क इशू हो रहा है। सवाल बड़ा सीधा सा है कि सरकार ने बात मान ली। सवाल करिए। योगेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, अनिल जी के पास। आपने सवाल को सुना होगा। योगेश जी, जवाब आप दीजिएगा। सवाल करिए आप। नेटवर्क इशू मुझे लगता नहीं है। आवाज आ रही है जी? हाँ, नहीं, नेटवर्क इशू आज चैनल की तरफ है। आवाज एक बार, पीसीआर। आवाज आ रही है आपको? जी, अभी आ रही है। ठीक है, सबसे पहले अनिल जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। पुनीत, आपको भी आवाज आ रही है? पुनीत के पास आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अनिल जी, सरकार ने बातें मान ली, सरकार ने आपकी मांगों को मान लिया। जी, हाँ जी, बोलिए। अनिल जी, आप सवाल सुन पा रहे हैं? हाँ, सवाल आपने कहा कि सरकार ने बातें मान इसी पर है संतुष्ट ना? हैं आप लोग? आपने कहा कि सरकार ने बातें मान ली, इसी पर बोलना है कि और कुछ है? बोलिए बोलिए, इसी पे बोलिए। मेरा ये कहना है, देखिए, सरकार ने बातें मान ली एक अलग विषय है, लेकिन आप ये बताइए, ये इशू आया, अगर सरकार को सैलरी बढ़ानी थी, सैलरी का बढ़ी हुई नेटवर्क का इशू आ रहा है। एडवोकेट विवेक पांडे जी, इस सवाल का जवाब आप दे दीजिएगा
कि ये स्थिति क्यों आन पड़ी। फिर हरगोविंद जी मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि नेटवर्क की बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। में अभी ठीक है, आवाज आ गई। अनिल जी अपनी बात पूरी करिएगा प्लीज, उसके बाद में जाऊंगा सबके पास, जल्दी करिएगा प्लीज। हमारी जा रही है कि नहीं? आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो अभी जो ये इशू आया क्यों? इशू इसलिए आया कि देखिए बार बार भारतीय मजदूर संघ की तरफ से ये रखा गया कि जो भी समझौते हो, जो भी चीजें हो, वो संगठनों को बीच में रख करके बातचीत हो। आज जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन क्यों हुआ? आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि कोई उनका नेता नहीं, कोई संगठन को पूछने वाला नहीं। वो कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन कुछ लोग के इकट्ठा होने के बाद जैसा कि वर्तमान समय में चल रहा है कि जितने भी एम्प्लॉयर्स लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने बॉक्सर रखी हैं और साथ साथ में पुलिस की अपनी साठगांठ होती है। उन्होंने उनके ऊपर मारपीट की। आसपास के जो उन्होंने गांव के कुछ लोग पाल रखे हैं, उनके द्वारा मारपीट की गई। वो आंदोलन उग्र हो गया और उसका रिपरकेशन ये हुआ कि मंडे को लोग रोड पे उतर आए। क्यों? क्योंकि आप किसी को सप्रेस करेंगे तो सप्रेस बहुत दिन आदमी नहीं रह सकता, इसलिए वो ऐसा हुआ। और अगर मिनिमम वेज, अभी आज जितने भी काम लोग करते हैं, यहाँ पर काम करने वाले लोग अगर संगठित होकर के अपनी यूनियन बनाना चाहे तो कंपनियां यूनियन नहीं बनाने देंगी। और ताजुब ये करिए कि सरकार स्वयं ऊपर से फोन करा करके कहती है कि कोई यूनियन नहीं बनना, यूनियन को निरस्त कर दीजिए। अभी हम आपको एक उदाहरण ताजा देते हैं। हमारा हॉलैंड ट्रैक्टर में यूनियन बनी, यूनियन को निरस्त कराया गया, वहां के 5 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। हम उनके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अगर यही आंदोलन हम कर देते तो क्या होता? तो ये सब चीजें सबके साथ बहुत दिन नहीं कर सकते। मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर आपका के द्वारा सप्रेस बहुत होगा तो संगठन बीच में नहीं रहेंगे, कोई उनका नेता नहीं रहेगा, तो ये बड़े बड़े आंदोलन ऐसे ही होते रहेंगे। पुनीत आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। बड़ा मुश्किल। देखिए पुनीत, एक बड़ा सीधा सा सवाल है। अनिल जी मैं आपके पास आऊंगा। पुनीत, श्रम मंत्री की तरफ से एक बयान आया अनिल राजभर की तरफ से, वो इसे साजिश करार दे रहे हैं। सवाल यह है कि अगर मजदूर जो है वो अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए तो क्या हर चीज टूलकिट से ऑपरेट होती है? इसी को साबित करने में मंत्री साहब लगे रहेंगे या समस्या का निराकरण भी करेंगे? अगर समस्या का निराकरण पहले किया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। जी बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से लगातार जो ये श्रमिक आंदोलन कर रहे हैं, सबसे पहले अगर इन श्रमिकों को समझें तो ये टेक्निकल हैंड है, यानी कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इनको एक महारत हासिल है कि ये जापान से आई हुई टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी बड़ी सी मशीन चला सकते हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों का मैन्युफैक्चरर कंपनी में काम कर सकते हैं। यानी कि इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, इनको केवल समझाया गया और उसके आधार पर ये कंपनी खड़ी करते। देखिए जो कंपनी का मजदूर होता है वो कंपनी का बेस होता है, लेकिन इनके साथ में भेदभाव होता है कि अगर गेट पास चाहते हैं तो इनको गेट पास नहीं मिलता, इनको न्यूनतम वेतन मिलता है, इनको छुट्टी नहीं मिलती, इनके जो घंटे हैं ओवर टाइम जो करते हैं वो 50 रुपए घंटे। अब देखिए जो उसमें सबसे बड़ा दोष है वो श्रम विभाग का है। हर जिले में एक श्रम अधिकारी मौजूद है, श्रम बोर्ड का ऑफिस है। आप इस बात को समझिए कि अगर किसी कंपनी का इकोनॉमिकल डाटा चाहिए तो कंपनी से जीएसटी विभाग, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सीए की ऑडिट प्रूफ रिपोर्ट मांग लेता है कि आप बताइए कितना आपने खर्च किया, कितना आपने मंगाया, क्या किया। तो श्रम विभाग आखिर इनसे ये क्यों नहीं मांगता कि आप कितना किसको सैलरी दे रहे हैं। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि कागजों में जो सैलरी श्रम विभाग को दी जाती है, जो श्रम विभाग सरकार को फॉरवर्ड करता है। देखिए सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो केंद्र सरकार चला रही है वो ऐसी ही योजना है कि सरकार कहती है अगर कोई मशीनें चेंज हो रही है या ट्रेनिंग में कुछ अपडेट हो रहा है तो आप भेजिए, हम ट्रेन करा रहे हैं, उसका खर्चा हम उठाएंगे। लेकिन हर जगह गोलमाल है। श्रम विभाग के बैठे अधिकारी इन छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के साथ मिलकर के एक बड़ा भ्रष्टाचार का नेक्सस चला रहे हैं। एक झूठी रिपोर्ट सरकार को दी जाती है, जिसकी सैलरी हाथ में 10,000 मिल रही है, उसको 20,000 कागजों पर दिखाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा एक्शन श्रम विभाग। अनिल उपाध्याय जी, अगर आपको खाना खाना है तो आप खाना खा के फ्रेम में आइए। 3 बार आप कर चुके हैं, प्लीज। पुनीत आप ये बताइएगा कि ये श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं वो किसके अंडर आते हैं?
देखिए, सीधे तौर पर श्रम मंत्री जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वो अपने विभाग को बचाने की और अपने जो लापरवाह भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टूल किट इस जगह काम नहीं आने वाली है, ये एक आंदोलन है। ठीक है, आप एक इनपुट लगाइए, क्योंकि अभी कुछ 4 लोग ऐसे पकड़े गए थे जो इस तरीके की हिंसा को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन क्या उनको पता था कि नोएडा में इस तरीके का बवाल होने वाला है? तो उनको क्या, किसी को नहीं पता था कि नोएडा में सोमवार को श्रमिक सड़क पर आ जाएंगे? सीधे तौर पर इस बात को समझना होगा कि एक आंदोलन है। 10 साल में श्रम मंत्री न्यूनतम वेतन, एक सिंगल विंडो। मैं सबसे बड़ा सवाल करता हूं, श्रम मंत्री अगर इस बात का दावा कर रहे हैं, एक श्रमिक जो एक प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर कंपनी, एग्जांपल के तौर पर कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, वहां उसके साथ अन्याय होता है, तो वो कहां जाएगा? वो श्रम विभाग जाएगा, लेबर कोर्ट जाएगा? एक लंबे प्रोसेस है, तारीखें हैं, दौड़ेगा, तब जाकर के उसे डेट मिलेगी, उसकी सुनवाई होगी। क्यों नहीं आप सिंगल विंडो क्रिएट करते हैं कि वो एक शिकायत करे और उस पर एक्शन हो? सीधे तौर पर जब तक एक्शन नहीं होंगे, जब तक श्रमिकों की बात नहीं सुनी जाएगी, उनके मन में विश्वास जगाना होगा। आज सरकार कह रही कि हमने न्यूनतम 3,000 रुपए वेतनमान बढ़ा दिया, लेकिन आप देखिए ऑन कैमरा आकर के वो लोग बोल रहे हैं हम कैसे इस बात को मान ले। क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत बार अन्याय हुआ है। कंपनी उनसे कहती है हम तुमको सैलरी इतनी देंगे, बाद में घटा करके इतनी कर दी जाती। कल आपने देखा कि किस तरीके से श्रमिक बता रहे थे कि उनको हफ्ते में पेमेंट मिलता है, कभी 4,000, कभी 5,000। ऐसा कौन सा मानक श्रम बोर्ड में तय है कि आप हफ्ते में सैलरी दे सकते हैं? इसका मतलब कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं रही हैं, उनका सीधे तौर पर शोषण हो रहा है। अब इस पर एक रिएक्शन डॉक्टर हरगोविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वंदे मातरम सर, अब जरा ये बताइए कि ये जो खामियां हैं, ये खामियों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सरकार की थी, श्रम मंत्रालय की थी, लेकिन पुनीत की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये बताती है कि खामियों पर काम नहीं हुआ और उसकी वजह से मजदूरों को सड़कों पर उतरना पड़ा, और जो लोग उस रास्ते से अपने ऑफिसों को जाते थे उनको घंटों जाम का सामना करना पड़ा। हरगोविंद जी प्लीज। वंदे मातरम। देखिए, आंदोलन या दंगा, दोनों बातों में एक मूल अंतर है। इस देश ने मजदूर आंदोलन समय समय पर देखे, और मेरे अनिल जी, मेरे भाई बैठे हैं भारतीय मजदूर संघ से। राष्ट्रीय संत स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना इसीलिए की थी कि मजदूरों का शोषण ना हो सके, और जब उस टाइम लाल झंडे तले मजदूरों को बहकाकर आए दिन हड़तालें करवाई जाती थी तो देश का नुकसान होता था। तो स्वर्गीय इंदिरा जी ने भी भारतीय मजदूर संघ की तारीफ की थी कि मजदूरों के हितों का ध्यान रखते हुए देश के हित में मजदूर संघ काम कर रहे हैं। लेकिन आज कमोबेश परिस्थिति के विपक्ष ने देखिए, उत्तर प्रदेश कहां तो एक हब बन गया था, भारत में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आने लगी। अचानक रात में वहां के उद्योगपति और वहां की गवर्नमेंट खलनायक हो गई उन मजदूरों के लिए जिनको रोजगार मिला। और मजदूर भाइयों से भी अपील है कि फैक्ट्री तो मां होती है ना, जैसे किसान की धरती मां होती है जो उसका पालन पोषण करती है, तो दायित्व देश को चलाने का और चीन से मुकाबला करने का केवल उद्योगपतियों का और भारत की सरकार का और प्रदेश की सरकार का नहीं है, हम सबका दायित्व है कि हमें चीन से मुकाबला करना है। लेकिन आंदोलन इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, हिंसा के रास्ते से उसे आंदोलन कहेंगे, उसे दंगा कहेंगे। आग जनी, उसमें कई लोगों की हत्याएं हो सकती थी, क्या मजदूर हत्यारा हो गया? ये आप, तो कहीं आप, की बात आप नहीं, आपका इशारा किसकी तरफ और है? योगी आदित्यनाथ जी, एक मिनट, योगी आदित्यनाथ जी एक नाम नहीं है, वो एक गारंटी है। जब योगी आदित्यनाथ जी ने, जो प्रदेश के मुखिया हैं, जब उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि मजदूरों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी, उनकी मांगे मानी जाएंगी, तो कम से कम शांतिपूर्वक उनका ध्यान रखना चाहिए था, उनकी बात को मानना चाहिए था, थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, धैर्य रखना चाहिए था। विपक्ष ने अच्छा ठीक है डॉक्टर हरगोविंद जी, जो बात आप कह रहे हैं ठीक है कि धैर्य रखनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय मजदूर संघ आरएसएस की विचारधारा से ही जुड़ा हुआ है। दत्तोपंत साहब ने 1955 में इसकी जब स्थापना की थी तो विचारधारा कमोबेश आपकी है, वो आपके साथ इस पिच पे साथ खड़े नहीं है। आपने अनिल जी की अगर पूरी बात सुनी होगी तो अनिल जी की बात का अर्थ, जहां तक यदि मैं माना हूं तो अनिल जी की बात का अर्थ यह है कि मजदूरों को संगठित करके यदि एक संगठन एक झंडे के नीचे लाया जाता तो यह आंदोलन का रूप अहिंसक होता, हिंसक ना होता, ये दंगे की श्रेणी में ना आता। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये अनिल जी का अर्थ ये है।
अनिल जी का अर्थ ये नहीं है कि भारतीय मजदूर संघ उनको दंगे के लिए उकसाता। अनिल जी का ये है कि उनका सही मार्गदर्शन होता, वो बहकावे में ना आते, और क्योंकि देश को बनाने में मजदूर का खून पसीना लगा है और देश को बढ़ाने में, तो ये कैसे नकारा जा सकता है? ठीक है, लेकिन हम देश के मजदूर को दंगाई तो नहीं बना सकते। ठीक है योगेश जी एक रिएक्शन आपका, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। योगेश जी प्लीज। जी बिल्कुल, जैसी बात हुई है कि ये नौबत आई क्यों, अगर ये करना ही था तो समय से पूर्व ये काम कर लेना चाहिए था, और अगर वेतन वृद्धि होनी थी तो इस आंदोलन के बाद क्यों। और ठीक है, हो सकता है ये इनके पीछे कुछ असामाजिक तत्व हैं, भड़का रहे हैं, संभव है, लेकिन आपके यहाँ आपका बच्चा व्यवस्थित रहे, दूसरे को भड़काने पे ना आए, उसकी चिंता कौन करेगा? शासन प्रशासन को के हर स्तर पर योगेश जी आप संवाद करते हुए समस्या को समझ। योगेश जी आप एक मजदूर संघ के प्रतिनिधि हैं, आपका दायित्व बनता है कि प्रदेश में शांति की ओर पहल करें, ना कि आग में घी डालने वाले आपके बयान आए। ये काम तो उत्तर प्रदेश का विपक्ष भली भांति कर रहा है, शांति की अपील करने की करते ही नहीं। ये कहीं मेरा कहना नहीं कि आंदोलन तो ये आंदोलन करना सही था, बिल्कुल आंदोलन करना बिल्कुल सही होता है, लेकिन ये उपद्रवी होना गलत हुआ, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये नौबत क्यों आई? कल को कौन खड़ा होगा? लगातार किसी बात को दबाया जाएगा, अगर मजदूरों को बहका के उनके भविष्य से खिलवाड़ करेंगे तो कल उत्तर प्रदेश का या देश का मजदूर क्या उनका साथ देगा? ठीक है, एक रिएक्शन विवेक पांडे जी आपका ले लेते हैं एक बार। ठीक है योगेश जी आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन एक रिएक्शन योगेश आप ले लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक रिएक्शन उनका भी विवेक जी का ले लेते हैं, फिर ब्रेक लूंगा, उसके बाद फिर योगेश जी आप अपनी बात पूरी करिएगा। एक रिएक्शन विवेक पांडे जी प्लीज। देखिए आशीष जी, बहुत ही ज्वलंत विषय को चूंकि आपने उठाया है, इस पूरी घटना के जिम्मेदार, अभी कह रहे थे ना हमारे भाजपा के प्रवक्ता, योगी इज अ गारंटी। योगी की अपरिपक्वता, योगी सरकार की कार्यप्रणाली अकुशलता, और योगी सरकार स्वयं जिम्मेदार है, उनके अक्षम मंत्री जिम्मेदार है, उनके अक्षम बोर्ड जिम्मेदार है। कैसे? मेरी बात आने दीजिए पहले। यहाँ पे आप गुंडागर्दी मत करिए, आप जिस तरह से योगेश जी। भाई साहब गुंडागर्दी तो आप कर रहे हैं, गुंडागर्दी को शह तो आप दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019-2020 में 29 पुराने श्रम मिलाकर 4 लेबर कोड पास किए थे। पिछले वर्ष भी केंद्र सरकार ने सदन में लेबर कानून में परिवर्तन किए, लेकिन 19-20 के भी नियम नहीं लागू किए गए उत्तर प्रदेश में, और 2000 जो पिछले वर्ष में केंद्र सरकार ने लागू किए उसको भी लागू नहीं किया गया। ठीक है, तो ये पूरी गलती इनके श्रम मंत्री विवेक जी 30 सेकंड का ब्रेक, माफी चाहता हूं 30 सेकंड का ब्रेक, मैं आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा ब्रेक के उस पार। बहुत छोटा सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते अपने खास मेहमानों के पास। एडवोकेट विवेक पांडे जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। विवेक जी अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे ईज ऑफ एक्सप्लॉइटिंग वर्कर्स चल रहा है। न्यूनतम वेतन के लिए मजदूर वहां पे तरस रहा है, ओवर टाइम नहीं दिया जाता, सुरक्षा के बिना काम कर रहा है। और केंद्र सरकार ने जब 2019 और 20 में 29 पुराने श्रम कानूनों को मिला के 4 लेबर कोड, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और सुरक्षा पारित किए थे, तो इन कोड्स को जमीन पे उतारने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। राज्य सरकार आज तक इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच साथ बैठ करके, अपने जो कैबिनेट के साथ बैठ करके, चाहे जो इनकी एजेंसीज हैं उनके साथ बैठ करके पूरी तरह से एक नया फॉर्मेशन तैयार नहीं कर पाई। और इसीलिए इन ड्राफ्ट के पूरा ना होने पे 2025 के केंद्रीय संशोधन और टाइमलाइन को डिसाइड करते हुए फिर से एक अधिसूचना जारी की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा इन कोड्स को प्रभावी बनाने के लिए। और इससे राज्यों पे दबाव बना। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश एक ऐसा बीमारू राज्य है जो कि स्टेट कभी भी एम्प्लॉय वेलफेयर की बात करिए, एम्प्लॉय के फ्यूचर की बात करिए, इनको लेके कभी गंभीर नहीं रहा। और इनके जो श्रम मंत्री हैं वो इतने गैर जिम्मेदार हैं, वो अपने कार्यालय तक नहीं जाते। वो कार्यालय में बैठ करके अपने अधिकारियों से कभी ड्राफ्टिंग पे चर्चा तक नहीं करते कैसे ड्राफ्ट बनना है। और जो इनके अधिकारी है वो जनरली होता यह है कि कंपनीज के
जो वीपी होते हैं, जो सीईओ होते हैं, जो प्लांट हेड होते हैं, उनसे कमीशन खोरी में लिप्त होते हैं। इस वजह से ठीक है, ये आरोप बेहद गंभीर है। पुनीत, जरा आप ये बताइए कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं श्रम मंत्री पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा कि भाई ये कार्यालय में नहीं जाते, उनके बयान को तो हमने सुन लिया, अब जरा उनके डेली रूटीन के बारे में बताइए कि किस तरीके का कामकाज रहता है उनका और कितनी इन्वॉल्वमेंट उनकी रहती है अपने मंत्रालय में। ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक मिनट रुक जाइएगा विवेक जी, पुनीत को बोलने दीजिए। पुनीत अपनी बात पूरी करिए, उनके साथ अपनी बात पूरी करिए। हाँ। देखिए, श्रम मंत्री जो है उनका यह दायित्व है कि सभी श्रम संगठनों के साथ में बैठ करके बातचीत करना, श्रमिकों की भलाई के बारे में सोचना, जो योजनाएं बनती है केंद्र सरकार द्वारा उसको इंप्लीमेंट कराना। अब जरा सबसे बड़ा मैं आपको क्वेश्चन में ही आंसर दे देता हूं। योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश यहाँ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की आवाज उठाते हैं। योगेश कई मंत्रियों के दरवाजे पर हमको मिलते हैं, लगातार ये अपना पत्र लेकर के जाते हैं। पत्र योगेश से पूछिए क्या होता है, ये अपना ज्ञापन सौंपते हैं, सौंपने के बाद कुछ मंत्री तो इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो आगे कॉल वगैरह करते हैं, वरना बस ऐसे ही उसको डिस्पैच कर दिया जाता है। अब आप ये बताइए, जो अभी बात हो रही थी कि सीधे तौर पर भारतीय मजदूर संघ को लाना चाहिए था या इनको बीच में ला करके बात करनी चाहिए थी, सीधे तौर पर इस बात को समझना होगा कि जो मजदूर संघ है उनको सरकार सीरियस ले ही नहीं रही। योगेश इस बात की गवाही खुद दे सकते हैं। 20,000 आदमियों की आवाज योगेश उठा रहे। आज योगेश 50 आदमी के साथ में जाते हैं मंत्रियों के दरवाजे पर। एनएचएम के आउटसोर्सिंग कर्मचारी जिनको बिना बताए नौकरी से निकाला जा रहा है, ये उनकी मांग लेकर के जाते हैं। डिप्टी सीएम को डिसाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर कल को ये 10,000 आदमी लेकर के खड़े हो जाए तो इनके ऊपर आतंकी का ठप्पा लग जाएगा, साजिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, सीधे तौर पर समन्वय करना चाहिए। और ये सिर्फ एनएचएम के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हट रहे हैं सिर्फ एक अधिकारी की मनमानी की वजह से, जिस पर डिप्टी सीएम भी 4 बार कह चुके हैं कि इसको इंप्लीमेंट करिए, इन लोगों को रोजगार से मत निकालिए, लेकिन अधिकारी तंत्र हावी है। अब ऐसे में श्रम मंत्री कितना सीरियस है इस बात को समझिए कि सीधे तौर पर श्रमिकों के जो रूल बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, आप देखिए सीधे तौर पर 8 घंटे से ज्यादा ओवर टाइम करते हैं तो उसका भी एक मानक है 50 रुपए ओवर टाइम, 50 रुपए घंटा। उसके बाद अगर एक पीस उनका रह जाता है, अगर कपड़े के उनको टारगेट दिया जाता है कि 100 पीस आपको काटने, एक पीस रह जाता है तो बाकी के 99 पीस का पैसा काट लेंगे। अरे किस तरीके का न्याय है। सीधे तौर पर इस बात को समझना होगा कि श्रम मंत्री केवल राजनीति करते रहे, अखिलेश यादव पर टिप्पणी करना, इन पर टिप्पणी करना, ऊपर बात करना, केवल सीधे तौर पर उन्होंने श्रम संगठनों के साथ में बैठ करके बैठक नहीं करी। अनिल जी बता दे कितने बार मिले हैं श्रम मंत्री से, बता दे कितनी बार मिले हैं। योगेश जी और अनिल जी, पहले मैं योगेश जी के पास आऊंगा, उसके बाद हरगोविंद जी मैं आपके पास आऊंगा। कितनी बार आपकी मुलाकात श्रम मंत्री के साथ हुई है? जी, श्रम मंत्री जी के साथ हमारी डायरेक्ट मुलाकात तो नहीं हुई है किसी विषय पे, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री जो है हमारे संबंधित विभागीय मंत्री हैं, उनसे अनेकों बार हम सारे विषयों पे मुलाकात हुई है। एक जो ये नोएडा का प्रकरण आया है उसको मैं वही बताना चाह रहा था, बीच में नेटवर्क की वजह से फंसा। उत्तर प्रदेश में जो एनएचएम की स्थिति है उसको ध्यान देने के लिए माननीय मंत्री जी का एक वक्तव्य होता है कि वो भारत सरकार की पॉलिसी है, भारत सरकार जो तय करेगा वही हम करेंगे। लेकिन अन्य राज्यों में फिर कैसे हो रहा है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, हरियाणा में एक सम्मानजनक वेतन के साथ में सबको सामाजिक सुरक्षा देना, नियमित नियुक्तियों में वरीयता देना, नियमितीकरण करना, जैसे अन्य राज्यों में हुआ, तो उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक हैं या कर्मचारी हैं एनएचएम के, उनके मन में ये भाव आता है कि अन्य राज्यों में हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है। तो कल को ये दबाव बनता रहेगा, संगठन अगर किसी तरफ आगे नहीं बढ़ेगा तो ये जो कर्मचारी ये भी उपद्रवी रूप लेंगे, ये भी आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है अनिल जी, एक रिएक्शन आपका, फिर हरगोविंद जी के पास जाऊंगा। अनिल जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ। देखिए अनिल जी, हमारे सहयोगी पुनीत कह रहे हैं कि जो श्रम मंत्री हैं यूपी के, वो संगठनों के साथ उनकी मुलाकात नहीं होती, बातचीत नहीं होती। जब बातचीत या मुलाकात नहीं होगी तो फिर मजदूरों की आवाज पहुंचेगी कैसे? क्या आपकी मुलाकात हुई? आप लोगों ने कभी अप्रोच किया, बात करने की कोशिश की? अगर की तो नतीजा क्या रहा? फिर उसका जवाब मैं हरगोविंद जी से लूंगा क्योंकि उन्होंने एक एक करके सबकी बात सुन ली है। आप ही की बात बची है, प्लीज। श्रम मंत्री से मेरी वार्ता भी हुई। श्रम मंत्री का रुख सकारात्मक रहता है, ठीक है, वो अच्छी दिशा में सोचते हैं। जहां तक विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, आरोप लगाना, करना, या अभी जो कहा जा रहा है कि श्रम मंत्री इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो उनका काम हो राजनीतिक विषय हो सकता है, लेकिन श्रम मंत्री का रुख हरदम
सकारात्मक रहा है, ठीक रहा है। हाँ, जो सिस्टम काम कर रहा है वो सिस्टम गड़बड़ है। संगठनों के साथ बैठ करके वार्ता हो, निर्णय होता क्या है कि जब श्रम संगठनों को अब अनिल जी आप वरिष्ठ हैं, आप इसके बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। अनिल जी मेरी बात सुन लीजिए ना, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अब जरा ये बताइए कि ये सिस्टम किसके अंडर काम करता है जिस सिस्टम की आप बात कह रहे हैं? देखिए, वो जो सिस्टम है वो सरकार उसको देखरेख करती है। आप तो अभी कह रहे हैं कि वो बड़ा सकारात्मक है श्रम मंत्री, अब कह रहे हैं सिस्टम काम नहीं कर रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपको अनुभव ज्यादा है, मैं मानता हूं कि मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं भी समझता हूं ना सर, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। जैसे सिस्टम ये है, सिस्टम ये जो ये ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी से हम बार बार जब लेके जाते हैं तो श्रम मंत्री को क्या कहता है, मुख्यमंत्री को, ब्यूरोक्रेसी जो बीच में है ना वो बार बार इसको घुमाती है। नहीं, ब्यूरोक्रेसी किसी को तो रिपोर्ट करती होगी ना, ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो रिपोर्ट किसी को तो करते होंगे ना, वो शख्स कौन है जिसको ये रिपोर्ट करते हैं? हाँ, वो जो उस पर श्रम मंत्री को एक्शन, आप वहीं पर आए जहां मैं आपको लाना चाहता था। सकारात्मक कहने से सब कुछ नहीं हो जाता अनिल जी। बहरहाल हरगोविंद जी जवाब दीजिएगा, आपने सबकी बातें सुन ली है, प्लीज। देखिए, समाजवादी पार्टी और कार्मिक संघ के योगेश जी ने बड़े अच्छे ढंग से ये अध्ययन किया हुआ था कि उत्तर प्रदेश में मजदूरों के अधिकारों के विषय को लेकर के श्रम मंत्रालय में क्या खामियां हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते ना तो वो कभी प्रदेश के मुखिया से मिली, ना श्रम मंत्री से इनका प्रतिनिधिमंडल मिला, ना ही इन्होंने विधानसभा में ऐसे विषय को उठाया। आज परिस्थिति देखिए ना, आग में घी डालकर उत्तर प्रदेश को क्या ये फिर वर्षों उसी बीमारू प्रदेश की ओर लेके जाना चाहते हैं जहां फिर से रोजगार नहीं होगा, सामान्य व्यक्ति का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण होगा, उद्योगपति अपने उद्योगों को बंद कर देंगे। यही तो समाजवादी पार्टी चाहती है। यदि इतने ही मजदूरों के प्रति ये हित चिंतक थे और इनका लगाव था तो जिम्मेवार विपक्ष हैं, इनके मुखिया अखिलेश जी मुख्यमंत्री से मिल सकते थे। उनसे तो उनको मिलने के लिए कोई, देखिए एक सामान्य मजदूर को मैं मान सकता हूं कि मिलने में किसी तो प्रकार मतलब की, हरगोविंद जी पूरी गलती समाजवादी पार्टी की है। देखिए विपक्ष, आप आज के वातावरण को समझिए, विपक्ष की एक जिम्मेवारी है सरकार के साथ मिलकर सकारात्मक काम को करना, ना कि प्रदेश में आग लगाने का वातावरण बनाना। ठीक है, विवेक पांडे जी जवाब दीजिएगा आप। मैं एक बात मंच पे पूछना चाहूंगा, भाजपा में सभी ऐसे ही प्रवक्ता हैं कि कुछ पढ़े लिखे भी हैं? उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अभी फरवरी अप्रैल के सत्र में इस विषय पे जो तीनों कानून पारित किए गए, इनको लागू हो सकते हैं, जिस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामूर्ख हो सकते हैं, और ये बैठ करके मंच पे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी की वजह से हो रहा है। ये इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं कि अगर इनके नोएडा में कोई इनकी कार्यप्रणाली सामने आती है तो ये बताते हैं कि पाकिस्तान कर, ये मुद्दों के पीछे छुपने वाले लोग हैं, ये मुद्दों के पीछे छुपने वाले लोग हैं, ये विपक्ष के आड़ में दबने वाले लोग हैं, ये जनता के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। वास्तव में इनके लिए ढाल कभी पाकिस्तान होता है, कभी चीन होता है। मर्यादा को नहीं समझते आप, जैसे गोविंद जी को पढ़ लिख करके आना चाहिए। ये लोग केवल बैठ करके मंच पे समय खराब करने का काम करते हैं, इनको विषय की जानकारी नहीं होती, जानकारी नहीं होती। पटरी छाप सरकार ने राष्ट्रीय चैनल पर परिवर्तन की मर्यादा को तार कर देते हैं, ये तो अपनी पार्टी के चेहरे को तो आप दिखा रहे हैं। सरकार ने पारित किए थे, ये दिल्ली और लखनऊ की बंदरबात जो चल रही है, जो महामूर्ख आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे और बड़ी जिम्मेदारी से मैं बता रहा हूं, अभी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की बच्चियां, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के कर्मचारी भी सड़क पे थे, वो भी समाजवादी पार्टी की वजह से थे। भ्रष्टाचारी करेंगे, भ्रष्टाचार ये चलाए, कमीशन खोरी ये करें, चंदा जी भी ये बने, और आप जैसे चवन्नी छाप, धर्मकार ये करें, सनातन पे हमला ये करें, मजदूरों के पेट का हक ये मारे, और ये समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर चर्चा के वातावरण को खराब करते हैं। मुख्यमंत्री दिन भर बैठ करके हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, उनके पास कोई टेक्निकल ज्ञान है नहीं, और की नैतिकता, चवन्नी छाप लोग अगर टेलीविजन पर बैठकर
3 कानून जो परिवर्तन हुए, श्रम परिवर्तन के कानूनों को लागू नहीं कर पाए, ये होती है गैर जिम्मेदार और नकारात्मक सरकार। योगी आदित्यनाथ की सरकार सदी की सबसे भ्रष्ट सरकार है। नैतिकता, ना राजनीतिक सूझबूझ, ना वो विपक्ष के नेता होने के योग्य। योगी आदित्यनाथ के किसी कैबिनेट के किसी विभाग में ऐसा बता दीजिए जिसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने नहीं आते। योगी आदित्यनाथ की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और जितने भाजपाई हैं ये सभी भ्रष्टाचार के संलिप्त हैं। कमीशन खोरी से लेकर के केवल वेतन में हिस्सेदारी रखने, टेंडर में हिस्सेदारी रखने के जिम्मेदार हैं। टंकियां फटी जा रही हैं, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। ये बैठ करके यहाँ पे बता रहे हैं समाजवादी पार्टी, वो है आपका चेहरा, वो समाजवादी पार्टी का चेहरा है। और आज समाजवादी का एक चेहरा उनके प्रवक्ता के रूप में हमारे सामने बैठा हुआ नहीं की होती, मजदूर घोषित नहीं होता। इन लोगों ने हर जगह पुलिस की लाठी को हथियार बना लिया है। बांग्लादेश पाकिस्तान से नहीं बच पाते तो पुलिस की लाठियों को लेके आते हैं। ये इतने एक्शन लोग हैं। योगी आदित्यनाथ को किसी भी प्रकार के टेक्निकल ज्ञान का संज्ञान नहीं लेने आता है। उनको ये पता नहीं 3 श्रम कानून में जो परिवर्तन हो चुके हैं उसको लागू क्यों नहीं किया। सीधा सवाल है, लागू क्यों नहीं किया, लागू क्यों नहीं किया। अरे गोविंद जी, भावनात्मक मुद्दों के आड़ में मत छुपिए, मुद्दे पे बात करिए। जब संशोधन हो चुका था, जब केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दी थी, हरियाणा 19,000 रुपए सैलरी दे रहा है, उत्तर प्रदेश के पीछे, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल रही है। ये वो लोग हैं चोर हैं, भाजपा चोर पार्टी है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हर संस्था को लूट रहे हैं। पार्टी का पक्ष रखने आम के लिए मजदूरों के शर्म कीजिए आप, शर्म करके आज जब केवल और केवल बेशर्मों की तरह यहाँ बैठ करके जबान अपनी चला रहे हैं। इनकी जबान में केवल कैंची और कुछ नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सत्ता का प्रचंड अहंकार जो सर पे चढ़ करके बोल रहा है, 2027 में जनता इनकी बखिया उधेड़ देगी, देख लीजिएगा। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, 3 कानून में जब संशोधन 3 बार केंद्र ने कर दिए, श्रम कानून में 3 बार संशोधन हुए, लागू क्यों नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। लागू करने की जिम्मेदारी किसकी थी, लागू करने की जिम्मेदारी किसकी थी। देखिए मुद्दे पे जवाब नहीं है, मुद्दे पे जवाब नहीं है। चेहरा देख लीजिए, ये चेहरा देख लीजिए, देने के लिए नहीं है। शर्म कीजिए, जवाब नहीं मतदाता उत्तर प्रदेश के आप पर थू-थू कर रहे हैं, पूरा देश आप पर मुद्दे पर है, आपकी चिल्लाने से नंबर नहीं बढ़ेंगे। अरे शर्म कीजिए आप, आपने जेल में भेजा उनको बाहर छोड़िए, ऐसे प्रवक्ता, मजदूरों की अरे वापस लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूरों की एफआईआर पहले वापस लीजिए, शर्म सबको करेंगे, इज्जत बरी करिए, छोड़िए, रिहा करिए पहले आपने तो आज सम्मान अपनी से। पार्टी की अगर मर्यादा पुलिस की लाठी इन्होंने नहीं चलवाई होती बची हुई तो थी, यकीनन मजदूर अरे आक्रोशित नहीं होता। क्या आप किसी के हक के लिए लड़ेंगे, छक्के छोड़ दिए, आपको तो भाषा की मर्यादा नहीं पता, आप काम मजदूरों के हक की बात करते हैं। अरे बंगाल में बयानबाजी कर रहे थे, अपना भाई साहब कहते हैं शर्म प्रदेश में जाकर के वादे कर रहे हैं, योग्य ही नहीं है, बिल्कुल बेशर्मों की जबान पैदा कर रखी है भाजपा ने। विनम्रता से कहूंगा कि यदि भविष्य में आप विनम्रता आप लोगों के अंदर नहीं है, चाहिए माफी मांगे मजदूरों से, तो कृपया करके माफी मांगो मजदूरों से। भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे मजदूरों से, समाजवादी भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे नहीं गिरा मजदूरों से, सकता, भारतीय जनता पार्टी मजदूरों से माफी मांगे, मजदूरों से माफी मांगे, समाजवादी पार्टी की स्थिति मांगे, चर्चा करना भारतीय जनता पार्टी एक मजदूरों अपमान से है, माफी मांगे, मजदूरों से माफी मांगे। आप लोग मुंह उठाते हैं, ठीक है, लगाते हैं, ये आरोप प्रत्यारोप की ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल ये उभर कर सामने आता है, जिसका जवाब मैं पुनीत आपसे लूंगा कि इस पूरे मसले में जो नुकसान हुआ वो मजदूरों का हुआ, जो आंदोलन हुआ क्या उसकी तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या उसके पैसे उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारे बट्स हैं अगर, लेकिन सवाल यही उठता है कि अब आगे क्या। प्रदर्शन आज भी देखने को मिले, आज भी नोएडा के कुछ हिस्सों में सड़कों पर जो मजदूर थे वो उतरे। क्या अभी तक उनको क्लैरिटी सरकार की तरफ से नहीं पहुंच पाई है क्या कि मांगों को मान लिया गया है? देखिए सीधे तौर पर जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, आशीष जी इस बात को समझिए कि जब तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति आकर के श्रमिकों से इस बात को नहीं कहेगा कि अब उनकी मांगे मानी जाएंगी, 3,000 रुपए उनका न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया है, तब तक श्रमिकों के मन में विश्वास नहीं पैदा होगा। वो एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक करके पीता है। तो इस बात को समझिए कि जिनके मालिकों ने तमाम तरीके के वादे करे हों और वो वादे पूरे नहीं हुए, अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार इनको विश्वास
कैसे दिलाए। आज देखिए जो आंदोलन चल रहा था गलत डायरेक्शन में जा रहा था, इसमें मेड और ड्राइवर भी शामिल हो रहे थे, जो घर में मेड काम करती, ड्राइवर काम करते हैं, वो भी शामिल हो रहे थे। लेकिन इस बात को समझिए कि श्रमिक जो है वो लाभ बोर्ड के अंतर्गत आते हैं और प्राइवेट घर पर मेड काम करने वाली जो है वो अपना सोसाइटी में अपना यूनियन बना करके अपना ज्ञापन दे सकते हैं। लेकिन इस बात को समझना होगा कि श्रमिकों के मन में विश्वास दिलाना होगा और सीधे तौर पे जिस तरीके से कंपनियों में उनके साथ भेदभाव की नीति अपनाई मेरी बात जाती है, सुनिए विवेक पांडे जी और हरगोविंद जी, मेरी बात समझिए। आप लोग क्या बातें कर रहे थे, ये ऑन एयर नहीं गई, क्योंकि आप दोनों एक जूम से कनेक्ट थे तो आपकी बातें ओवरलैप हो रही थी। तो किसने क्या कहा ये मुझे सुनाई नहीं दिया है, क्योंकि पुनीत अपनी बातों को रख रहे थे। हरगोविंद जी, आखिरी 1 मिनट आपको देता हूं, आप अपनी बात को रखिए। हरगोविंद जी को लाइए। पैनल में बैठे हुए अन्य गेस्टों का सम्मान कैसे किया जाता है? ऐसा ये बेकार सा 2% का आदमी है। अरे विवेक जी, ऐसा क्या बोल दिए? बाहर निकालिए आप इसको यहाँ से। ऐसे घटिया आदमी से हम नहीं कर सकते नीचे। चाचा जय श्री राम भाई साहब। अरे रुक जाइए हरगोविंद जी, विवेक जी जा रहे हैं, करवानी है। मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैंने नहीं सुना क्योंकि वो ओवरलैप आवाजें हो रही थी। आप बने रहिएगा, एक फाइनल कमेंट 30 सेकंड का दीजिएगा, क्योंकि सबसे लूंगा, उसके बाद वाइंड अप करूंगा, प्लीज। मुझसे प्रश्न? हाँ, 30 सेकंड फाइनल कमेंट। देखिए, मैं सभी पक्षों से, मजदूरों से भी और सभी अपने भाइयों से, सभी क्षेत्रवासियों से ये धैर्य बनाए रखने का निवेदन करता हूं कि सरकार पे भरोसा रखिए। सरकार सबकी है और सबका सुनती है। किन्हीं समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के बहकावे में आके अपने भविष्य को और अपने देश के भविष्य को अंधकार में ना लेकर जाएं। ठीक है योगेश जी, 30 सेकंड फाइनल कमेंट। जी बिल्कुल, एक चीज कहना चाहूंगा कि सरकार तो संवेदनशील है, लेकिन कहीं पे सुधार की आवश्यकता है। जिन विषयों को लगातार देखा जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जो तुरंत संज्ञानित लिया गया, संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई, अन्य विषयों पे भी किया जा रहा है, अन्य विभागों में किया जा रहा है। लेकिन हमारे प्रवक्ता महोदय, उनसे एक अनुरोध रहेगा, यहाँ से जाने के बाद अपने माननीय मंत्री महोदय, लोग जितने भी हैं, उनसे एक बार अपील करेंगे कि मुख्य सचिव के द्वारा एक शासनादेश माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जारी होता है कि नियमित रूप से सारे प्रमुख सचिव संगठनों के साथ वार्ता करें। कितने विभाग, उम्मीद यही है। देखिए योगेश जी, मैं भी यही कहना चाहता हूं कि हिंसा के जरिए कतई भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। समस्या का समाधान केवल बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता, और उन सभी अराजक लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो मजदूरों की आड़ में हिंसा को जिन लोगों ने अंजाम दिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का, योगेश जी, विवेक जी, हरगोविंद जी और पुनीत जी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। प्राइम टाइम प्रहार में बहुत जल्द हाजिर होते। प्राइम टाइम प्रहार में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल आपसे रात 9 बजे एक बार फिर से रूबरू होऊंगा किसी नए विषय के साथ। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। शुभ रात्रि।